बंधुओं, हम सरोज स्मृति कविता की व्याख्या पढ़ रहे थे और पिछले दिनों यानी कि तीसरे खंड में हमने ये देखा था कि निराला जी सरोज से मिलने अपने ससुराल जाते हैं और उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कुंडली जो कि उनकी सासू माँ ने ला के उनको दी थी उसमें उनके 2 विवाह लिखे होते हैं। और फिर अब आगे हम प्रारंभ करते हैं कविता को कि इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। और इससे पहले ही जबकि उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तभी से जो उनके अपने आत्मीय स्वजन थे, उनके जो नातेदार रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या प्रेम पूर्वक वे कह चुके थे कि जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। कि ये बेटा ऐसी लड़की से तुम पुनः विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो जो कि पढ़ी लिखी हो और सुंदर हो। इससे क्या है, तुम्हारा जीवन बहुत ही अधिक सुखमय हो जाएगा। आए ऐसे अनेक परिणय पर विदा किया मैंने सविनय। और ऐसे बहुत सारे विवाह आए भी, लेकिन मैंने उन सबको हाथ जोड़कर विदा कर दिया। और सबको जो अड़े प्रार्थना भर नयनों में पाने को उत्तर। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी आए जो वापस नहीं गए और वो अड़ गए कि नहीं, हम आप ही के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। और नयनों में, अपनी आंखों में उन्होंने प्रार्थना लेकर एक याचक की भांति हमसे विवाह करने के लिए अपनी पुत्री का उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और पाने को उत्तर अनुकूल। और यह भी अपेक्षा रखी कि मेरी तरफ से उन्हें कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त होगा। उन्हें जब कहा निडर मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर, तब मुझे क्रोध आ गया और मैंने उनको कहा कि मैं तो मंगली हूँ। साधारणतः अपने जो शास्त्रों में है कि एक मंगली वर का जो विवाह होता है वो मंगली कन्या के साथ ही संभव हो पाता है, अन्यथा दोनों में से किसी न किसी एक का या दोनों का ही नाश निश्चित रहता है। तो जब कुछ लोग अड़ जाते थे तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो मंगली हूँ, अब बताओ अपनी कन्या से विवाह करोगे मेरा। मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर, इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हतोत्साह होने को न था। और इस बार एक ऐसा विवाह आ गया जो किसी प्रकार से वे हतोत्साहित होने वाले नहीं थे। पड़ी अड़चन आया मन में भर आकर्षण उन नयनों का। और बहुत ही अड़चन आ पड़ी और उन नयनों का जो है मुझे मेरे मन में आकर्षण भी भर आया था। सासू ने कहा, सासू माँ ने भी कहा, वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की हुआ। सासू माँ बोली वो बहुत ही अच्छे लोग हैं बेटा, और लड़की भी जो है वो एंट्रेंस पास है। और बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। और उन्होंने हमसे कहा कि जो वर है उसकी भी उम्र भी 26 के आसपास है और मेरी बिटिया भी 18 साल की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा वे नहीं कह रहे ब्याह, वे नहीं कर रहे ब्याह। फिर मुझसे हाथ जोड़कर वो कहने लगे कि लेकिन वो अर्थात निराला जी ब्याह नहीं कर रहे हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन हैं, बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती। फिर सासू माँ बोलती हैं, समझाती हैं निराला जी को और कहती हैं कि वे बहुत ही अच्छे हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं और उनका नाम भी बहुत बड़ा है। और शिक्षित लड़की भी रूपवती, और उनकी जो लड़की भी है वो भी शिक्षित है और रूपवती भी है। और समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहें आएंगे कल। और उचित भी यही होगा कि आप उन्हें स्वीकार कर लें और आप दोनों वर वधू सुखी रहेंगे और वे कल यह प्रस्ताव लेकर के आएंगे। ऐसा सासू माँ ने निराला जी से कहा। दृष्टि थी शिथिल आई पुतली तो खिल खिल हंसती। और
जब सासू माँ ने ऐसा कहा कि भैया वे कल आएंगे बातचीत करने के लिए, तो मेरी भी दृष्टि जो है क्या थी, शिथिल हो गई थी, मैं दुखी हो गया था। व्यक्ति की दृष्टि शिथिल कब होती है? जब वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। और इतने में क्या हुआ, आई पुतली तू खिल खिल हंसती। इतने में उनकी पुत्री जो सरोज थी वो जिस तुरंत जो है खिलखिलाते हुए हंसते हुए वो उनके पास आ गई। मैं हुआ पुनः चेतन सोचता हुआ विवाह बंधन। और मैं मेरे अंदर जैसे पुनः चेतनता आ गई, जो मैं अचेतन अवस्था में चला गया था, अपनी पुत्री को देखते ही पुनः चेतन अवस्था में मैं वापस लौट आया और उस विवाह बंधन के विषय में सोच रहा था। जो मैं अचेतन हो गया था, पुनः मैं अपनी चेतनावस्था में लौट आया। कुंडली दिखा बोला ये लो, आई तू दिया कहा खेलो। और मेरी जो कुंडली बंधी हुई थी जिसमें कि 2 विवाहों का प्रस्ताव था, उसे मैं सरोज को दिखाकर बोला, ये लो लो, कुंडली को तुम ले लो, और आई तू दिया कहा खेलो। और तू आई और मैंने उसको तुम्हें दे दिया और कहा इससे तुम अब खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुवेश, आई करने को बातचीत। और फिर क्या हुआ, कर स्नान शेष, कर स्नान शेष, स्नान, इतने में सासू माँ क्या हुई, स्नान करके और उन्मुक्त केश, अपने केशों को खोले हुए सासू जी जो है रहस्य स्मित, रहस्य स्मित माने रहस्य भरी हंसी हंसते हुए और सुवेश सुंदर वेश धारण करके आई। किस लिए आई, करने को बातचीत, जो कल होने वाली बातचीत थी उसको करने के लिए सासू जी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आई। और अजीत संकेत किया मैंने अखिन्न, अखिन्न मतलब जो खिन्न न हो, अर्थात प्रसन्नता से। जब सासू जी आई तो मैंने प्रसन्नतावश संकेत किया। किधर संकेत किया, अजीत, अजीत का मतलब होता है अटल, स्थिर। और मैंने प्रसन्न होकर उधर संकेत किया। किधर संकेत किया, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न देखने लगी वे विस्मय भर, उस ओर संकेत किया जहाँ की कुंडली को छिन्न भिन्न कर दिया गया था तुम्हारे द्वारा, है, और देखने लगी वे विस्मय भर, और वे उस चीज को विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ देखने लगी। तू बैठी संचित टुकड़ों पर, कुंडली के टुकड़े टुकड़े करके उन संचित टुकड़ों पर तुझे बैठे हुए देखने लगी। और धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की केलियों का प्रांगण, फिर क्रमशः जीवन आगे बढ़ा तुम्हारा, और बाल्य की केलियों से आगे बढ़कर तुमने जो है बाल की केलियों का प्रांगण कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई। और बचपन की अवस्था को पार करके तुमने तरुणाई की ओर जो है अपने कदम बढ़ा दिए, अर्थात तुम युवा अवस्था की तरफ बढ़ने लगे। लावण्य भार थर थर कांपा कोमलता पर सस्वर। और फिर क्या हुआ, ये पुत्री तेरे अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, तेरे चरण शैशवा अवस्था से निकलकर तरुणाई की ओर अर्थात जवानी की ओर बढ़ने लगे। और तूने बचपन के खेल के आंगन को पार कर लिया, ठीक है ना। लावण्य भार थर थर कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्यो मालकोस नववीणा पर। फिर क्या हुआ, सौंदर्य का निखार तेरे शरीर में ऐसे हो रहा था जैसे मानो थर थर कांपने या सिहरने लगा, अर्थात यौवन का प्रबल आगमन तुम्हारे भीतर हो गया था। ऐसे लगा कि जैसे वीणा के झंकृत तारों पर मधुर स्वरों में मालकोस का राग गुंजित हो रहा हो, ज्यों मालकोस नव वीणा पर। फिर आगे, नयस स्वप्न ज्यों, नयस माने अंधकार, स्वप्न माने सपना, नयस स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी ऊषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिग प्रसार। और क्या हुआ, जिस प्रकार रात के सपने धीरे धीरे
समाप्त होकर, ठीक है ना, नए स्वप्न ज्यों तू मंद मंद फूटी ऊषा जागरण छंद। जिस प्रकार रात के सपने धीरे धीरे समाप्त होकर उषा के जागृत राग में गूंज उठते हैं, उसी प्रकार यौवन भार से भरकर तेरे कोमल पैर भी थिरकने लगे। कांपी भर निज आलोक भार कांपा वन कांपा दिक प्रसार। ऐसे लगा कि जैसे वन प्रांत और दिशाएं भी तेरे अद्भुत सौंदर्य से कांपने लगी हूँ, तेरे सौंदर्य का स्पर्श पाकर कांपने लगी हूँ। जैसे तुम्हारा परिचय, ठीक है ना, परिचय परिचय पर खिला सकल नभ पृथ्वी द्रुम कलि किसलय दल। जैसे तुम्हारा परिचय आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधों, कलियों और कोमल पंखुड़ियों पर भी विकीर्ण होने लगा हो। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार ज्यों भोगावती उठी अपार। तेरी दृष्टि को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे धरती के अंतराल को चीर करके स्नेह की अनवरत धारा सहसा फूट पड़ी हो, और ऐसा लगता था जैसे ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील जल टलमल करता नील नील। और ऐसा लगता था कि जैसे पानी खेल खेल ही में नीले आकाश की तरफ ऊपर की ओर उमड़ रहा हो, किंतु ऊपर न जाकर वह क्या कर रहा हो, नीला पानी तेरे शरीर के बांध में फंसकर तेरी आंखों की, ठीक है ना, जल टलमल करता नील नील पर बधा देह के दिव्य बांध झलकता दृगों से छलकता दृगों से साध साध। किंतु वह जो जल था, वो नीला पानी, वो ऊपर आकाश में न जा करके बांध से भर कर तेरी आंखों की राह से छलक छलक कर जो है वो प्रकट हो रहा था। और फिर कविता आगे बढ़ती है, और फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की तृप्त धार उत्कलित रागिनी की बहार। हे पुत्री, फिर क्या हुआ, तेरे यौवन की ओर अग्रसर होते ही अपनी माता के समान तुझमें माधुर्य सौंदर्य अभिव्यक्त होने लगा था, और तेरे कंठ का स्वर जो है वो मधुरिमा व्यंजना भर, मधुरिमा से जो है प्रस्फुटित होने लगा था। और ऐसा लगता था कि हर पिता कंठ की तृप्त धार उत्कलित रागिनी की बहार। और ऐसा लगता था मानो पिता के कंठ स्वर के पश्चात, या पिता के कंठ स्वर के वात्सल्य भाव की गौरवमयी धारा जो है वो तेरे कंठ में होकर स्थित हो गई थी। और जन्म सिद्ध गायिका तन्वी मेरे स्वर की रागिनी बहनी, साकार हुई दृष्टि में सुभर समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। और ऐसा अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मधुर रागिनी की जो है लहराती हुई सभी स्वर लहरियां या सभी स्वर भंगिमाएं वह तुझी में समाहित होकर के रह गई हैं। और ऐसे लगता था जैसे मेरे स्वर की रागिनी बहनी, साकार हुई दृष्टि में सुधर समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। और ऐसा लगता था जैसे कि मेरे गीत संगीत में छिपी भावना की आग एक जन्मजात गायिका के रूप में जैसे तेरी दृष्टि में समाकर साकार हो उठी हो। जाने वे कौन से प्रबल संस्कार थे, ठीक है ना, शिक्षा के बिना बना वह स्वर है सुना न अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पिक बालिका प्रथम पल अन्य नीड़ में जब सक्षम। ठीक है, वो होती उड़ने को अपना स्वर भर करती ध्वनि मौन प्रांतर। और न जाने वे कौन से प्रबल संस्कार थे जिनसे वह सब संभव हुआ। अन्यथा संगीत की उचित शिक्षा का अभाव भी था तुम्हारे पास, ठीक है ना। शिक्षा के बिना बना वह स्वर, बिना किसी शिक्षा के तुमने यह संगीत का जो है दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है ना। अन्यथा संगीत की उचित शिक्षा के लिए बिना इस पृथ्वी पर भला आज तक ऐसा कभी संभव न हो सका, ठीक है ना। है सुना न अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पिक बालिका प्रथम पल अन्य नीड़ में जब सक्षम होती उड़ने को अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर।
ठीक है। निराला जी आगे कहते हैं, हाँ मैंने यह अवश्य सुन रखा था कि बाल कोकिला, यानी कोयल का छोटा बच्चा होता है, वो पराए घोंसले में पल कर जब पहले पहल उड़ पाने में असमर्थ रहती है तो वह अपने स्वर संगीत से सारे वन प्रदेश को गुंजित कर दिया करती है। उसी प्रकार तुमने भी मेरे जीवन घर को जो है वो मुखरित कर दिया था। और तो खिंची दृष्टि में मेरी छवि, तो खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, उन्मनन गुंज संज हिला कुंज तर पल्लव कलिदल पुंज पुंज, वह चली एक अज्ञात बात चूमती के मृदु नवल गात। और इस प्रकार तो सौंदर्य की साकार प्रतिमा बन करके मेरी दृष्टि में मेरे ही रूप में उतर आई। तो खिंची दृष्टि में मेरी छवि, तो खिंची दृष्टि में मेरी ही छवि, अर्थात तू सौंदर्य की प्रतिमा बनकर मेरी दृष्टि में मेरे ही रूप में उतर आई। मुझ कवि की कल्पना में तेरी छवि जो है समाकर वो साकार हो गई। इससे मेरा हृदय रूपी जो कुंज था वो भावनाओं के कलरों से लहलहा उठा। उन्मन कुंज सज हिला कुंज तरपल्लव कलिदल पुंज पुंज, और तेरे सुंदर केसों को चूम कर पेड़ पौधे पत्ते और फूलों की पंक्तियों में एक अनजानी प्रेरणा बनकर तेरे तरुण शरीर को देखते हुए अपलक या एकटक, ठीक है, चूमती केस मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, ठीक है ना, तू समझा मैं तेरा जीवन, ठीक है, देखते हुए अपलक नयनों को देखकर जैसे प्रवाहित होने लगी हैं हवाएं। इस सब से मैंने तेरे जीवन के गरिमा गौरव को भली प्रकार से पहचान लिया। तभी एक दिन सासू माँ ने मुझे लिख करके भेजा। क्या लिख के भेजा? सासू ने कहा लख एक दिवस, क्या कहा? लख कर, लख माने देख करके या लिख करके, जो भी कहे। हाँ, क्या कहा सासू ने? भैया अब नहीं हमारा बस पालना पोसना रहा काम। ये भैया अब इस पर हमारा बस नहीं है, अर्थात सरोज पर हमारा अब बस नहीं रहा। पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। पालना पोसना काम था सो मैंने कर दिया, और अब क्या है? देना सरोज को धन्य धाम। और अब तुम्हें क्या करना है? सरोज को एक अच्छा वर खोज करके उसकी शादी करनी है, उसका विवाह करना है, उसे उसका वास्तविक घर सौंपना है। और सूचि वर के कर कुलीन रख कर है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। और तुम्हारा धर्मयुक्त कर्म क्या है? सूचि वर के कर, एक अच्छे या पवित्र वर के, है ना, सूचि माने होता है पवित्र, एक अच्छे वर के और कुलीन वर को देख करके, एक अच्छा और कुलीन वर देख करके तुम्हें तुम्हारा धर्मोचित कार्य तुम्हें संपन्न करना है। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो। अपनी बिटिया सरोज को लेकर के अब तुम कुछ दिन अपने घर रहो अपने साथ लेकर के, और ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे, और ऐसा वर खोजो जो कि तुम्हारे सर्वथा योग्य हो। करो ब्याह, इसकी शादी कर दो। होंगे सहाय हम सहोत्साह, और हम सभी जो है उत्साह पूर्वक जो है इसमें सहभागी होंगे। और सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा, ना ओहो नहा। और ये सब सासू की ये सब बातें सुन करके मैं, सुनकर और समझकर, सुनना और गुनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुनकर और गुन करके मैं सासू माँ की इन सब बातों को क्या किया? चुपचाप रहा, शांत रहा, कुछ बोला नहीं। कुछ भी न कहा, न हो नहा, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है। और मैं तुझे जो है अपने साथ लेकर के चल पड़ा, और उसी प्रकार चल पड़ा जैसे तेरे रूप में, क्या है ना, जैसे कि कोई भिखारी सोना मिलने पर उसे लेकर के चुपचाप चल देता है, उसी प्रकार मैं तुझे लेकर अपनी नानी के यहाँ से चल दिया।
अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक नवीन ज्योति को अपने घर की छाया में लेकर आया हूँ। सोचा मन में हत बार बार ये कान कुब्ज कुलकुलांगार। और मैंने दुखद मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा और यही पाया, क्या पाया कि ये कान कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद इनके कर कन्या अर्थ खेद। ये जो कान्य कुब्ज जाति होती है ब्राह्मणों में कई जातियाँ होती हैं, कुछ सरयुपारी होते हैं, कुछ कान्य कुब्ज होते हैं। तो निराला जी चूँकि कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है अपने ही कुल में करने की चाह उनके मन में थी। प्राय लोग ऐसा करते ही हैं, अपने जात बिरादरी में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो इसलिए निराला जी भी बहुत विवाह खोजे, लेकिन वे सब कैसे थे? ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेल में विषही फल यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। क्या बोले दुखी मन से कि कान्य कुब्ज जात या वंश के ब्राह्मण वास्तव में अपने कुल को आग लगाने वाले कलंक हैं। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार ये लोग जिस और क्या है खाकर पत्तल में करें छेद, ये जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। और इनके कर कन्या अर्थ खेद, और इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ क्या होता है? दुख को गले लगाना होता है। और इस विषय बेल में विषही फल यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। और जिस प्रकार जहर की बेल में जहरीला फल ही लगता है, उसी प्रकार इन कान्य कुब्जों के यहाँ विषय वासनापूर्ण व्यवहार भी विषैले और विनाशक हुआ करते हैं। और यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, और इनके वंश जो है वो रेगिस्तान जलने के समान, जैसे रेगिस्तान जलता है गर्मियों में धूप से, उसी प्रकार से ये भी रेगिस्तान की तरह जो है जल रहे हैं, जहाँ शांति और संतोष का अर्थात जहाँ शांति और संतोष का कोई प्रबंध नहीं रहता है। फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे जिस राह वही शोभन। फिर मन में विचार आया कि मेरे पूर्वज जिस रास्ते से गुजरे हैं वही रास्ता अच्छा है। होगा मुझको यह लोक रीति कर दूं पूरी गो नहीं भीति। और यद्यपि परंपरागत जो पुराने रूढ़िगत जो विचार हैं उनको तोड़ने से मैं डरता नहीं हूँ, फिर भी क्यों न परंपरा में ही मैं अपनी पुत्री का विवाह लोक रीत के अनुसार, जो भी लोक रीत कहती है उसके अनुसार कर दूं। और कुछ मुझे तोड़ने गत विचार पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को पाने में भी तो असमर्थ हूँ। निश्चय पूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ पाएगी जो कि रिश्तों नातों को सहृदयता के बंधन में अथवा सीमाओं को एकदम पार कर सके। मतलब निराला जी सीमाओं को तोड़ना तो चाहते हैं, रूढ़ियों को तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन सहसा तोड़ना उनके लिए भी उस समय व्यावहारिक सिद्ध नहीं हो रहा था। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार पर पूर्ण रूप प्राचीन भार ढोते मैं हूँ अक्षम। निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय उतनी जो रेखा करे पार सौहार्द बंद की निराधार। फिर क्या कहते हैं? निश्चय पूर्वक इतनी नम्रता नहीं है कि मैं उन बंधनों को या रिश्ते नातों को सहृदयता से उनकी सीमाओं को पार कर सकूं, फिर भी अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपने रिश्तेदारों को पूर्ण संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैं क्या हूँ? धन धान्य से रहित हूँ। उतनी ही रेखा करे पार सौहार्द बंद की निराधार। उतनी ही रेखा पार करनी चाहिए जिससे कि सौहार्द जो है वो बना रहे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।